क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए जो कुड है ये ही के बाद आएगा। यानी ये एक और बात बताता है कि अगर WH फैमिली शुरू में नहीं हो तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता। WH फैमिली शुरू में हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी थोड़ी है। देखो यहां भी शुरू में है लेकिन नहीं पूछा है, लेकिन जब शुरू में नहीं हो तो तब तो पूछेगा ही नहीं। इसलिए थर्ड का एक्सप्लेनेशन लिखो। जब WH फैमिली शुरू में नहीं हो, when WH family is not at the beginning of the sentence, अपनी अपनी भाषा की सुविधा के अकॉर्डिंग लिखना। When WH family is not at the beginning of the sentence, जब WH family शुरू में नहीं हो तो कॉमा WH family के बाद वाक्य इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। WH family will not be followed by interrogative form. ठीक है, WH family will not be followed by interrogative form. देखो प्रंजल, आपने कहा डोडो का क्या मतलब है? मैंने कहा ना, डोडो ऐसा जानवर है जो अब विलुप्त हो चुका है, जो अब नहीं है। तभी तो ये बंदा आश्चर्यचकित, ये कैसा जानवर है? तो ये पूछ नहीं रहा है, खुद अमेज्ड, ये कैसा जानवर। देखो बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, नहीं पार्टिसिपल नहीं है, ये तो प्रॉपर टेंस है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये तो प्रॉपर टेंस है। पार्टिसिपल कहाँ है? वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? अब आ जाओ फोर्थ में, हु हैज कम। जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको ये फॉर्मेशन सिखाया है। हु WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब है। ऐसा कैसे हो गया कि मैंने कहा हैज और कम, सब्जेक्ट कहाँ गया? भाई यही तो सब्जेक्ट पता नहीं है, तभी तो हु आया। अब जब सब्जेक्ट ही गायब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो अगल बगल में ही आ जाएगा ना। इसलिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन आया है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। इसीलिए जब हु आता है ना तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो खो जाता है, तभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिखता है। द रीजन इज आपका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट तो मिसिंग है इसमें। वही तो पूछा जा रहा है, कौन है, कौन आया है, ये इसमें समा गया, तभी ये मिसिंग है यहाँ पे। बताओ जिसने हु का पूछा था, आपको समझ में आया? थर्ड वाला एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये एक साधारण वाक्य है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। शी वंडर्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, यहाँ कोई एक्सक्लेमेटरी वाक्य नहीं है। WH फैमिली जब शुरू में नहीं आता है तो वो ना वो एक्सक्लेमेटरी रहता है, ना ही वो इंट्रोगेटिव होता है, बल्कि वो ज्वाइन कर रहा होता है। अब आओ, मुझे पता है उसे क्या चाहिए। मैंने अभी कहा WH फैमिली बीच में हो तो इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होगा, तो क्या करें? डस हटा दे। तो ये जो वर्ब है, जब डस हटेगा तो वापस ये इस फॉर्म में चला जाएगा, यानी ही वॉन्ट्स। कुड मॉडल है, यस। मॉडल के बाद मेन वर्ब आता है, वो भी बेस फॉर्म में, तो हैव तो आ ही गया बेस फॉर्म में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, क्यों? क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मैंने दिखाया था अभी आपको, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इनफैक्ट इसमें मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन ऐसा मैंने लिखा है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
टेंस का ही पॉइंट है। टेंस में हम लोग सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहुंच जाते हैं भाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर मैं कहूं हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द डोडो, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और अगर मैं कहूं व्हाट काइंड ऑफ एनिमल द डोडो इज, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है लेकिन एक्सक्लेमेटरी भाग पोर्शन में। सो रिमेंबर, आपको तरीके आने चाहिए। हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? अभी 2 सेंटेंसेस बाकी हैं, मैं इसलिए मिटा दे रही हूं ताकि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे अब जो लिखूंगी मैं, बाकी के साथ मिक्स ना हो। ऑप्टेटिव, आ जाओ। ऑप्टेटिव को कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक। ये क्या कहता है? ये विश एंड प्रेयर बताता है। ये इच्छा बताता है, ये प्रे करता है। ठीक है? विश और प्रेयर बताता है। कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं ये तीनों में आओ। किसका? एक सेकेंड। एक्सक्लेमेटरी में 4-5 एग्जाम्पल सुनो। 4 और 5 एग्जाम्पल क्या था? उसमें एक्सक्लेमेटरी नहीं था, तभी तो मैं कह रही हूं ना, हु हैज कम, ये क्वेश्चन पूछा है, कौन आया है, वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है? ये ध्यान रखना। 5th सेंटेंस क्या था? 5वां नंबर सेंटेंस क्या था? ओके, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। ये 2 सेंटेंस को मिक्स किया है। अगर मैं कहूं उसे क्या चाहिए, तो मैं पूछूंगी, फिर से वापस आ रही हूं, उसे क्या चाहिए? तो कहेंगे व्हाट डज ही वांट, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, तो आपने कहा मुझे नहीं पता, तो आपने लिखा आई डोंट नो, फिर आप थोड़ी क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब आप कह रहे हो मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, यानी मैंने जब पूछा तब तो क्वेश्चन था, तब ये स्ट्रक्चर सही था। लेकिन जब आपने कहा मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, तो आपने सिर्फ मुझे जवाब दिया है। और अभी मैंने बताया था WH फैमिली जब बीच में आता है तो क्वेश्चन व्हाट डज ही वांट है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता। इसीलिए मैंने जैसे देखा डज, तो मुझे याद आ गया कि डज तब लगाया था जब वर्ब में SES था, तब मैंने कहा था एस ये दिखे तो हेल्पिंग वर्ब डज लगा दो। तो इसका मतलब है जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा तो ये डज हट गया, तो ही के साथ क्या होगा? वांट्स। मैंने कहा था जब ये दिखे तब हेल्पिंग वर्ब ये लगा दो, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ही लिखा था। लेकिन जब ये डज हट गया तो वापस ये स्ट्रक्चर इसमें पहुंच गया ना। ठीक है? मतलब WH फैमिली अगर बीच में हो तो उसके बाद आपको असर्टिव फॉर्म लेना है, आप उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं लगाते। ये सिखाया आपको। I want to make a call is a better option.
अगर कहोगे आई वॉन्ट टू कॉल, तो होगा कॉल किसको, और उसके साथ आप लगाना पड़ेगा। कॉल अप का मतलब होता है फोन करना। हु विल विन द मैच, बिल्कुल सही है। डू यू थिंक 20 से हटा दो, उसको लिख दो हु यू थिंक विल विन द मैच, ये हो जाएगा चंदन। अभी रुको, आप जो पूछ रहे हो वो बाद में, पहले मुझे ये फॉर्मेशन करने दो, समझाने दो। देखो ऑब्जेक्टिव होता है ना जो, वो इच्छा सूचक होता है। इच्छा सूचक का मतलब होता है कि जब आप अपनी विश या प्रेयर दिखा रहे हो, यानी मैं विश कर रही हूं कि भगवान आपको ब्लेस करे। देखो मैं जो है हेल्पिंग वर्ब है, उठ के आगे आ गया। क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है? मैं नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो हेल्पिंग वर्ब उठ के क्यों आगे आया? अरे भाई इसका मतलब यही है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाए, मेन वर्ब पीछे ही रह जाए, तो हर जगह क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि सेंटेंस की शुरुआत में से ही होगी अगर वाक्य ऑब्जेक्टिव है तो। अगर सेंटेंस में है तो सेंटेंस की शुरुआत में से करना। गॉड के पहले आएगा में। अब बताओ क्वेश्चन कैसे आया था, पता है? शी said, son, God may bless you. अब देखो इसने क्या किया क्वेश्चन को, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। She said, son, God may bless you. इसका मतलब ये तो बोल रही कि भगवान शायद तुम्हें ब्लेस करेगा। ये जो मे है ना, इस सब्जेक्ट के बाद में अगर ला रहे हो तो ये में संभावना, यानी ये संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, शोज पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर गॉड के पहले यानी कि भगवान सब्जेक्ट के पहले में लगा रहे हैं तो ये डिनोट करेगा विश, प्रेयर, तब डिनोट होगा। और ये जो फॉर्म है ना, जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखाई देना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंट्रोगेटिव भी इन्वर्जन है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है, ये विश और प्रेयर करता है। पहले उतार लो सब, फिर बताते हैं। आई एम नॉट एग्री विथ यू गलत, पर आई डोंट एग्री विथ यू होता है। आई एम नॉट एग्री क्या होगा? एग्री तो खुद ही वर्ब है। हो गया? चलो अब आओ, ध्यान से देखो, लिखो नीचे। मे का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन ऑफ मे इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पोजीशन ऑफ मे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मे सब्जेक्ट के बाद आए, if may comes after the subject, तो ये संभावना दर्शाता है, तो ये संभावना दर्शाता है, कॉमा इट डिनोट्स पॉसिबिलिटी। आगे लिखो, अगर मैं सब्जेक्ट के पहले आए, वी आर वॉचिंग अ फिल्म ऑन टेलीविजन, बिल्कुल करेक्ट है शुभम, बिल्कुल करेक्ट है आपका ये, वी आर वॉचिंग अ फिल्म ऑन टेलीविजन, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए तो ये प्रार्थना दर्शाता है, कॉमा इट डिनोट्स विश और प्रेयर।
आगे लिखो, ध्यान रखे, रिमेंबर दैट अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए, इफ हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, तो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल, तो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल कि वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, दैट द सेंटेंस विल बी इंट्रोगेटिव, वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, दैट द सेंटेंस विल बी इंट्रोगेटिव। लिख देना सी इन्वर्जन। मेरे नोट्स में हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा जहां भी दिखे ना सी इन्वर्जन, सी प्रेपोजिशन, सी पैसिव वॉइस, तो समझ जाना कि जब पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो जब पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो जहां पे मैं लिखा है सी इन्वर्जन, इसका मतलब इन्वर्जन पूरा चैप्टर उसी पे आधारित है। भाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो तो ठीक है, क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर मैं ये कहूं मे आई कम इन, तो देखो ये तो क्वेश्चन है, आप अनुमति मांग रहे हो क्वेश्चन के फॉर्म में, क्या मैं अंदर आ सकती हूं, तो हाँ या ना में जवाब दोगे। लेकिन देखो वहीं पर मे गॉड ब्लेस यू, क्या ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, ये इंटरोगेटिव है। मे आई कम इन, वही सेम चीज कर रहे हैं सब्जेक्ट के पहले में, लेकिन ये क्वेश्चन बन गया। और यहां पर भी सब्जेक्ट के पहले में है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, इसीलिए 5 नंबर में ये दिखा देना। अब बताओ 4th में क्या मिस्टेक है, बोलो। मिस्टेक सुधारना था, किस तरह का वाक्य वो थोड़ी पूछ रही थी मैं। मिस्टेक ये है कि मैं आशीर्वाद दे रही है औरत, सन मे गॉड ब्लेस यू, ये सेम चीज तो है, वो उसकी संभावना थोड़ी बता रही है। इसीलिए यहां पे ये मे संभावना नहीं बताएगा, वो थोड़ी कहेगी कि भगवान शायद तुमको ब्लेस करेगा, वो तो वरदान दे रही है कि बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, ये बोल रही है। सो रिमेंबर, जहां विश और प्रेयर होगा वहां सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। जहां क्वेश्चन पूछोगे वहां पर भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जहां संभावना दर्शाएंगे, जैसे मैं शायद आऊं, आई मे कम, देखो यहां पे सब्जेक्ट के बाद मे है, ये संभावना बता रहा है। अगर कहूं मे आई कम, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ गॉड कम्स इन बिटवीन द सेंटेंस, क्या डजंट मैटर, आप गॉड को कैपिटल लेटर में सिर्फ लिखते हो इसीलिए क्योंकि भगवान को आप सम्मान देते हो, और कोई कारण नहीं है गॉड को कैपिटल लेटर में लिखने का। इंग्लिश पढ़ा रही हूं मैं, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, अगर बाइबल देखोगे तो बाइबल में गॉड के लिए जहां पर ही लगा है ना, वहां पे एच कैपिटल है। लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, इंग्लिश कहता है कि प्रॉपर नाउन जब नाम दे दोगे तब कैपिटल लेटर आएगा। यानी अगर मैं गणेश और लक्ष्मी बोलूं तब जी कैपिटल और एल कैपिटल में होगा। लेकिन मैं सब तरह के भगवान को क्या कॉमन नाउन देती हूँ, गॉड। कॉमन नाउन कैपिटल लेटर में नहीं आता, इसलिए मैं स्मॉल में लिखूंगी। कंसिस्ट्स ऑफ होगा ना बेटा, कंटेन्स होता है या कंसिस्ट ऑफ होता है, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आओ नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू, मैं गायब कर दिए तो कहोगे कि अभी आपने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर वर्ब में एस ई एस लगा रहे थे, तब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आना चाहिए, लेकिन गलत है ये गलत है। अगर मैं कहूं ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस आएगा, तो पूछो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ब्लेस यानी कि प्लूरल वर्ब कैसे आ सकता है? ये प्लूरल वर्ब नहीं है,
ये वर्ब का बेस फॉर्म है। यहीं पर तो फॉर्म समझो कि अगर मे गायब भी कर दिए ना तो मे के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी कि अगर मे ना भी हो तो भी सिंगुलर के साथ बेस फॉर्म ही आएगा। जैसे किंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर देखोगे टेंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो बोलोगे लिव्स लगना चाहिए, नहीं लगेगा लिव्स, लिव ही लगेगा। तो फिर पूछोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगा दिया? भाई मैंने प्लूरल वर्ब नहीं लगाया, मैंने वर्ब का बेस फॉर्म लगाया। अब समझ में आया बेस फॉर्म का इस्तेमाल कि सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होता, वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बता रहे हो। फिर ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना वो रूटीन बताता है। क्या आप ये रूटीन बोल रहे हो कि भगवान आपको ब्लेस करता है? नहीं, कहना चाहते भगवान आपका भला करे, ये नहीं कह रहे भगवान आपका भला करता है। अगर भला करता है तो रूटीन हो गया, तब कहेंगे गॉड ब्लेसेस यू। लेकिन मैं यहाँ पर तो विश कर रही हूँ भगवान आपका भला करे, तो मैं लगाऊं, नहीं लगाना है कोई बात नहीं, वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। जैसे कहते हैं अगर किंग के साथ लिव्स लगा दोगे तो होगा द किंग लिव्स लॉन्ग। इसका मतलब है कि किंग बहुत दिन जीता है, जीता है नहीं जिए, ये बोलना चाहोगे ना, तो क्या कहोगे? गॉड लॉन्ग लिव द किंग, क्योंकि जिए बोल रहे हो, जीता है थोड़ी बोल रहे हो। इसलिए लिखो नीचे सेकेंड और थर्ड से हम ये समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस कि वाक्य प्रेजेंट रूटीन नहीं है, that the sentence is not present routine, बल्कि rather ये विश अथवा प्रेयर है। rather it is a wish or prayer, ये विश अथवा प्रेयर है। rather it is a wish or prayer। ऑप्टेटिव वाक्यों में मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होगा। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन बेस फॉर्म। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन बेस फॉर्म। हो गया? बस समझ में आ गया? यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में लगाते हैं। सन सब्जेक्ट नहीं है, सन कॉमा लगा दो सन के बाद, यहाँ पे उसको बुलाया जा रहा है सन के रूप में, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, ये कहा जा रहा है। ठीक है? और लास्ट जो है वो है इम्परेटिव। इम्परेटिव जो होता है वो होता है जब आदेश और निवेदन वाले होते हैं, यानी ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, है ना, कभी सजेशन देते हो, वो सब इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल्स देखो, समझ में आ जाएगा। आपको मैं सजेशन दूं, बी हैप्पी। चलो
रिक्वेस्ट कर दे तो प्लीज वर्ड रिक्वेस्ट बताता है, लेकिन देखो उसके बाद हेल्प मी लिख रही हूं मैं, यू हेल्प मी नहीं कह रहे हैं। आपको ऑर्डर दे रही हूं, भाग जाओ, गो अवे। अब ये देखो तीनों सेंटेंसेस में एक चीज, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो रही है। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, भाई इसको बता रहा है, इसको देख के बता देंगे क्या है, बेस फॉर्म। इज हैप्पी थोड़ी कहा, आर हैप्पी थोड़ी कहा, इसलिए ध्यान रखना, ऑर्डर सजेशन वगैरह दिखा देना, स्टार्ट्स विथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी इसमें सिर्फ मुझे इतना ही समझाना था इंपरेटिव में कि ये वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, बस। और वो भी मैंने बी लगा के दिखा दिया कि जो कह रही हूं सही कह रही हूं। फर्स्ट फॉर्म नहीं आता सेंटेंस की शुरुआत में, तो बेस फॉर्म आएगा बिना सब्जेक्ट का, क्योंकि वहां सब्जेक्ट छिपा हुआ है यू। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? So we have finished different types of sentences. ठीक है, हर तरह का sentences हमने खत्म कर दिया। Imperative sentence देखो verb के base form से शुरू हो रहा है, ये दिख रहा है खासकर हमें, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा verb base form में आता है। उसका रीजन ये है कि जो मॉडल है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में आएगा। और ऐसे भी मॉडल्स जब पढ़ते हो आप वर्ब में पढ़ोगे, तो मॉडल्स वर्ब में पढ़ोगे कि ये प्राइमरी वर्ब भी नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसा वर्ब है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। द वाटर लेवल हैज राइजन अनदर 2 feet, राइजन होगा क्योंकि खुद ही बढ़ गया, उसको बढ़ाया थोड़ी गया। रेस का मतलब उठाना होता है। आई विश यू सक्सेस इन वॉट एवर यू डू, आई विश यू सक्सेस, सक्सेस नाउन है, ठीक है, सक्सेस यहाँ नाउन है, सक्सीड वर्ब होता है। आई विश, विश यहाँ पे वर्ब था। नहीं, आपने तो गलत बोल दिया, आपका तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है चंदन। आपने मे लगा दिया सब्जेक्ट के पहले और क्वेश्चन फॉर्म लगा दिया, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा? पॉसिबिलिटी तो तब होगा जब सब्जेक्ट के बाद में आएगा। चलो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन खत्म कर दिए हैं। हालांकि टेंस अभी पढ़े नहीं हो, इसीलिए आप लोग उसको सर्च मार मार के नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया है। वोकैबुलरी दे दूं? देखो समर अभी जितने सेव्ड होते जाएंगे उसमें वही आपको मिल पाएगा, सारा एक साथ नहीं हो पाएगा। हड़बड़ी है तो कल भी 9 बजे क्लास अटेंड कर लो जो मॉर्निंग में चल रहा है वर्ब एडवांस का, उसको भी इसमें सेव करते जा रही हूं मैं। सन गॉड में ब्लेस यू गलत है, मे गॉड ब्लेस यू होगा। गॉड में ब्लेस यू तो पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, वो कह रही भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तो यहाँ पे वो प्रे कर रही है, वो संभावना नहीं बता रही है, इसलिए मे गॉड ब्लेस यू होगा। मैंने आपको जो दिया था गलत दिया था, और इसलिए गलत दिया था कि आप देखो क्वेश्चन वैसे ही आता है। मे आई गो इंट्रोगेटिव हो गया, मे आई गो का मतलब हो गया आप परमिशन मांग रहे हो। कहते हैं रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट जब होता है ना, तब मे शुरू में आता है। शीट दे दो ना, वो क्या आपका शीट? अच्छा दिया हुआ है। चलो वोकैबुलरी करते हैं हम। आप लोग ग्रामर बस इतना ही रखो,
नेक्स्ट क्लास में ग्रामर आगे पढ़ेंगे। आज मैंने आपको टेंस में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट कर दिया। कल थोड़ा सा वर्ब के फॉर्म्स कंप्लीट करेंगे, फिर टेंस में उतर जाएंगे। ठीक है कुसुम, मुझे तो टाइम लगता है और प्रैक्टिस में काफी टाइम लगता है। सिलेबस तो हमारे 150 घंटे में आराम से बहुत ज्यादा अच्छे से खत्म हो जाएगा, 150 पूरे 200 घंटे में, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है मुझे प्रैक्टिस में, इसलिए देख लेना आप। आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर नाउ। बिल्कुल सही है हरमनदीप, ये इमीडिएट बता रहा है आपको नियरेस्ट फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन। समर का देख लो, इनको टेक्निकल का किसी से सजेशन दिलवा दो। आ जाओ 5th नंबर में, आ जाओ फर्स्ट लिब। देखो लिब जो है ना, ये फ्री या आजाद, इससे रिलेटेड वर्ड है। लिब रूट है, मैंने कहा था रूट से पढ़ाती हूं मैं आपको, तो सबसे पहले आओ लिब से रिलेटेड। जो लिब बताता है वो आजाद जैसा कुछ वर्ड हो, उसका रूट होता है। अब इसी से बना हुआ वर्ड आओ लिबर्टी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है आजादी, बस फ्रीडम। देख लो, मैंने कहा आजाद या फ्री से रिलेटेड वर्ड है, तो लिबर्टी इज आजादी। ठीक है, देन कम टू द वर्ड लिबरेट। लिबरेट इज अ वर्ब। अगर कहते हैं कि कश्मीर के लोग लिबर्टी चाहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ना पाकिस्तानी कि इंडियंस उन्हें लिबरेट नहीं कर रहे हैं, तो लिबरेट का मतलब हो जाता है क्या, आजाद करना। यानी कि लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, टू सेट फ्री। जबकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार हो या हमारे देश के लोग हैं बहुत लिबरल है। लिबरल इज एन एडजेक्टिव। मैंने कहा वी हैव लिबरल पीपल। लिबरल का मतलब होता है जो आजादी देता है, मतलब जो आपको मुक्त रखता है, बहुत बांध के नहीं रखता। लिबरल का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट। देखो आपके पेरेंट्स या तो स्ट्रिक्ट होंगे या तो लिबरल होंगे, है ना। और लास्ट वर्ड में आते हैं लिबर्टीन, इसलिए लिबर्टीन का मतलब हो जाता है ना जिनको बहुत आजादी मिल जाता है ना, कभी कभी कुछ ज्यादा ही गलत रास्ते में चले जाते हैं, इमोरल हो जाते हैं। तो इसीलिए लिबर्टीन ऐसे ही लोग होते हैं जो इमोरल हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव लिव्ड अ वेरी फ्री टाइप ऑफ लाइफ। इसे लिबर्टीन का लिखो मतलब इमोरल पर्सन। ये देखो इमोरल कैसे बनते हैं लोग, जब उनको बहुत आजादी मिल जाती है तो दे बिकम लिबर्टीन। ये सारे वर्ड लिब से बने हैं, देख लो। देखो डिक्शनरी में मीनिंग दिया है, अ पर्सन स्पेशली अ मैन who leads an immoral life and is mainly interested in sexual pleasures। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं QUEAN। ये जो है ना क्वीन जैसा लगता है ना देखने में, लेकिन पता है क्वीन है ये है इमोरल वुमेन। ठीक है, मैंने क्या कहा, इमोरल पर्सन कहा, स्पेशली अ मैन। ये जो वर्ड है ये खासकर महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इमोरल जो वुमेन होती है उसको क्वीन कहते हैं, ये ध्यान रखना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन रूटीन आता है और ऑफिशियल प्लान एक्शन। बेटा अभी सचिन रुक जाओ, अभी बहुत अच्छे से मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बताऊंगी आपको। वी एक्सपेक्ट गुड मॉनसून दिस ईयर, बिल्कुल सही है। कुसुम यादव का देखो क्या मतलब है। कुसुम यादव कुछ बोल रही है, वो टाइम का कोर्स का देख लो। एक हो गया। नेक्स्ट आओ, एक हम लोगों ने खत्म कर लिया, रूट समझ में आ गया। चलो दूसरा रूट में आते हैं, LUD। ये होता है प्ले। देखते हो कितना आसान वर्ड है, लूडो। जानते हो ना, लूडो खेलते हो, बहुत पुराना गेम है लूडो। तो लूड का मतलब ही प्ले था, इसीलिए देखो वही रूट से बना था प्ले। लेकिन एक चीज है, प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब खेल भी होता है, खेल मतलब नाटक भी होता है और खेलना भी होता है। इसीलिए प्ले से हम दोनों देखेंगे, क्योंकि प्ले दोनों मीनिंग दे सकता है। खेल का मतलब नाटक ही तो होता है, एंड प्ले का मतलब खेलना भी होता है। नाउ इसी से बने हुए वर्ड्स आते हैं। देखो सबसे पहला प्रील्यूड। जहां पर भी अगर मैं नाटक की बात कर रही हूं तो प्री का मतलब पहले हुआ। देखते हो कई बार ऐसा होता है कि नाटक के पहले कोई आके भाषण देता है वहां पे और बताता है कि अब हम ये नाटक देखने जा रहे हैं। तो वो क्या है? वो प्रील्यूड ही तो है, यानी कि नाटक के पहले का भाषण, स्पीच बिफोर अ प्ले। यानी जब इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अ प्ले, इसी को तो हम लोग प्रील्यूड कहते हैं। ठीक है। I have never cheated and will never cheat you. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, आपने सेंटेंस सही लिखा है। आपने उत्पल, आपने मुझसे पूछ लिया है एडजेक्टिव के, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का डिफरेंस, कंफ्यूजिंग वर्ब का डिफरेंस चाहिए तो आप ऐप में जा सकते हो, स्टोर्स जितने हैं उसमें आपको वर्ब के, कंफ्यूजिंग वर्ब के डिफरेंस मिल जाएंगे। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का चाहिए तो रुकना पड़ेगा भी। ठीक है। इसको हम लोग प्रोलॉग भी कहते हैं। ये जो लॉग होता है ना, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो लॉग आपको समझ में आएगा कि हम लोग जब संवाद की बात करते हैं तो डायलॉग बोलते हैं ना। ये जो डाई होता है ना, मैथ्स में डाई का मतलब क्या होता है? दो। कम से कम दो लोग जब वाद करेंगे ना, तभी तो कहलाता है संवाद। ठीक है, संवाद। अब आओ प्रोलॉग। प्रो का मतलब भी पहले होता है और लॉग का मतलब भी वाद हुआ, वही सेम मीनिंग हुआ। फिर तो वही वाद जो नाटक के पहले किया जाता है। अब देखो आपकी जो स्किन है ना, उसका सबसे ऊपरी भाग कहलाता है एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अंतिम, यानी नाटक के बाद का भाषण। यानी इसका एंटोनिम देखना चाहोगे तो इसका एंटोनिम होगा एपीलॉग। देखो समझ में आया क्या कहा मैंने कहा रूट पे ध्यान दो। एपीलॉग का मतलब हो गया किसी वाद, मतलब बाद, उसके बाद, यानी एपीलॉग इज स्पीच आफ्टर अ प्ले। नाटक के बाद का भाषण जो होता है, इसको हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, डिनोमेंट। मतलब दो सिनोनिम और दो एंटोनिम मैंने दे दिया आपको। प्रील्यूड एंड प्रोलॉग ये पहले होगा और बाद में एपिलॉग एंड डिनोमेंट, ये दोनों
बाद का भाषण की बात कर रहे हैं। बताओ कोई बात है तो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देन आओ, अगर मैं ल्यूडिक वर्ड यूज करूं या ल्यूडिक्रस, जरा ध्यान से देखो, लास्ट में जब IC या OUS आता है तो मैं हमेशा नहीं कहूंगी, लेकिन OUS के मामले में तो लगभग हमेशा ही होता है, वो एडजेक्टिव होता है। इसलिए इन दोनों को मार्क करो कि ये दोनों एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूं प्ले है, ल्यूट का मतलब प्ले है, तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो एडजेक्टिव हुआ ल्यूडिक, यानी कि प्लेफुल। कभी कभी देखते हो आपके जो डॉग्स होते हैं, दे आर इन ल्यूडिक मूड, दे वांट टू प्ले, सो ल्यूडिक इज प्लेफुल। अब मैं आपको ऐसे इमेजिन कराऊं कि योर डॉग इज इन ल्यूडिक मूड, है ना? तो कभी कभी आप भी वैसी हरकतें करोगे तो यू लुक एंटायरली फूलिश, देन यू लुक ल्यूडिक्रस। इसका मतलब होता है फूलिश, स्टूपिड, मोरॉन, है ना? यानी आपकी जो हरकतें हैं वो बहुत ही इडियोटिक दिखती है। इडियोटिक देख लो वर्ड, ठीक है? दैट मीन्स वेरी फुलिश, वेरी फुलिश। देख के हंसी आ जाए, इसका मतलब दैट इज हाईली फुलिश। हो गया? नेक्स्ट आओ, ल्यूट से बना हुआ आखिरी वर्ड में आ जाते हैं, एंड दैट इज डिल्यूट। देखो, पहले तो डिल्यूट को लिखो कि ये एक वर्ब है। डिल्यूट इज अ वर्ब। ठीक है, अब आप देखो, अगर मान लो कि मैंने चालाकी की, आपके साथ मैंने गेम खेल दिया, तब समझो, देखो हिंदी कितना आसानी आपको आसान तरीके से समझाएगा। मैंने आपके साथ गेम खेल दिया, इसका मतलब है मूर्ख बना दिया, आपको बेवकूफ बना दिया, और जो आपके पास था वो भी ले लिया, या फिर मैंने आपको किसी तरह का धोखा दिया, या आपको कहीं और जाना था, मैंने कहीं और भेज दिया और हम लोग मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, और आपको हमने चीट कर दिया। इसका मतलब डिल्यूड होता है, टू मिसलीड। देख रहे हो, मैंने कहा गेम खेल दिया आपके साथ, ट्रिक, डिसीव। है ना? ये सारा होता है डिल्यूट का सिनोनिम, मतलब किसी को ट्रिक कर देना, मिसलीड कर देना, धोखा देना। यानी मैंने क्या कहा आपके साथ, मैंने गेम खेल दिया। अब आप देखो, ये सारा सब रिलेटेड टू क्या है? नाटक। सब रिलेटेड टू गेम है, सब रिलेटेड टू खेल है। तो वही ल्यूट का जो रूट था ना, उसी से हमने सारा वर्ड बनाया, है ना? अब आते हैं हम लोग ईटिंग हैबिट्स में, और आपको ईटिंग हैबिट्स पूरा कंप्लीट वर्ड्स तो भी लिख देती हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है सारा वर्ड भी नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको सारा मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम सब इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो चलो, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। पहले ये तीन देखो, ये जो वोर वर्ड है ना, ये रूट है खाने का। और जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में पढ़ते हो कि प्लांट्स को हम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में बांटते हैं। इसका मतलब है हर्ब हो गया प्लांट से रिलेटेड, यानी वेजिटेशन से रिलेटेड, है ना? तो हर्बीवोर होते हैं वो जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं। दैट मीन्स एनिमल दैट ईट्स
प्लांट्स, है ना, ये सारे तो एनिमल्स ही हैं। तो मैं एनिमल एक शुरू में लिख देती हूं और वो समझ में आ जाएगा आपको कि एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स इज हर्बीवोर। ये जो कानी वर्ड है ना, आपको कानी से बहुत सारे अभी वर्ब दिखेंगे, यहाँ पे वर्ड दिखेंगे इस शीट में। कानी इज द रूट ऑफ फ्लैश, फ्लैश यानी मांस। तो कार्निवोर इज एनिमल दैट ईट्स फ्लैश। सबका रूट दिखाते जा रही हूं मैं। वोर मैंने कहा ईटिंग, कार्नी इज फ्लैश एंड हर्ब इज प्लांट्स, क्योंकि मैंने कहा हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज में ही तो प्लांट्स को बांटते हैं। उसके बाद आते हैं ओमनी। जहां पर भी ओमनी वर्ड देखोगे ना, इसका मतलब बोथ है, बोथ। इसीलिए ओमनी वोर का मतलब होता है सर्वहारी, दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आते हैं, थोड़ा सा रुकना, मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी कि देखो कार्नी फ्लैश से रिलेटेड है, क्योंकि जानते हो एक वर्ड होता है कार्नल। देखो ये एडजेक्टिव है कार्नल, और इसको जनरली हम लोग वर्ड को यूज करते हैं कार्नल अट्रैक्शन या कार्नल लव के लिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में लव या अट्रैक्शन के पहले आ गया ना। इसका मतलब सिर्फ फ्लैश वाला अट्रैक्शन, यानी कि सेक्सुअल है, सिर्फ बॉडीली है, शारीरिक है ना, देख रहे हो। अब आओ ओमनी में, देखो भगवान को हम लोग कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि वो ओमनी मतलब दोनों जगह प्रेजेंट है ना। अगर हम कहते हैं ओमनी को, कई बार ओमनी को बोथ क्या ऑल लिख लो, सबसे अच्छा है ऑल लिख लो, क्योंकि यहां पे क्या प्रॉब्लम है ना कि ओमनी वोर का मतलब होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ओमनी को कई बार हम लोग बोथ के रूट में भी लिखते हैं, जबकि बोथ का एक और रूट है, दैट इज एम्बी। इसलिए ओमनी का लिखो ओमनी इज ऑल, ओमनी प्रेजेंट इज सब जगह मौजूद। कई बार हम लोग ओमनी प्रेजेंट को ये सोचते हैं कि धरती पर भी है और आसमान भी है, इसलिए हम लोग बोथ भी लगा लेते हैं। अदरवाइज ओमनी का मतलब हुआ सर्व जगह मौजूद। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, फिर आओ ओमनी पोटेंट। ये जो पोटेंट वर्ड है ना, ये क्षमता से रिलेटेड है, क्षमता, क्षमता से रिलेटेड है। ओमनी पोटेंट, पोटेंट जब कहते हैं ना आप में बहुत पोटेंशियल है, इसका मतलब होता है कि आप में वो क्षमता है। ओमनी पोटेंट हो गया ऑल पावरफुल, एंड एक और वर्ड है ओमनीसिएंट। ठीक है, ओमनीसिएंट जहां होता है, यहां पे जो सिएंट जो है ना, इसी से वर्ड बना है साइंस, जानते हो। ये दोनों वर्ड बने हैं सिएंट यानी सिंशिया से। जब ज्ञान की बात होती है तभी तो हम विज्ञान की बात करते हैं। ये विज्ञान है जो इस ज्ञान वर्ड से आया हुआ है, यानी कि जो सर्वज्ञानी होगा, वन हु नोस एवरीथिंग। वन हु नोस एवरीथिंग। इसीलिए ओमनी हम लोग आएंगे ऑल के लिए, और दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स खा सकते हैं ओमनीवोर। ध्यान रखना, ओमनी का मतलब ऑल तो होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों लिखा, उसका ध्यान रखना, क्योंकि जो सब कुछ खा सकता है ना, मतलब सब खा जाएगा, सड़ा मांस हो या कुछ भी हो, जितनी गंदगी हो सब खा सकता है, उसको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। इसीलिए हम ओमनीवोर को सिर्फ इतना लिख पाए, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ईट एवरीथिंग नहीं लिख पाए,
क्योंकि स्कैवेंजर दे होते हैं एनिमल दैट ईट्स इवन डिकेइंग फ्लैश। और जानते हो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो स्कैवेंजर का है वो आपका कॉकरोच का है, क्योंकि वो सब कुछ खा लेगा, यहाँ तक कि वैक्स, यहाँ तक कि साबुन, सब कुछ खा सकता है। तो वो हर चीज खा लेगा। हालांकि स्कैवेंजर का मतलब होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग फ्लैश भी खाता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर होते हैं ना जो डिकेइंग फ्लैश नहीं खा सकते। आप क्रो एंड वल्चर को रखोगे सिर्फ उसमें स्कैवेंजर में, वो सब गंदगी सब कुछ खा सकता है। सो रिमेंबर वी हैव कम हर्ब यानी प्लांट, कार्नी यानी फ्लैश, ओमनी मतलब ऑल। हर्बीवोर जो प्लांट्स खाता है, कार्निवोर जो एनिमल्स खाता है, ओमनीवोर जो दोनों खाता है लेकिन जो सब कुछ खा सकता है, एनिमल के सड़े गले मांस भी खा लेगा, वो स्कैवेंजर है। जो हम लोग इस तरह की क्वालिटी वल्चर एंड क्रो में देखते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मचारी, है ना। अब आओ ओमनी से प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसिएंट, तीन भगवान के लिए वर्ड है। ओमनी प्रेजेंट जो दोनों जगह पे मौजूद है, यानी कि धरती पर भी आसमान में भी, लेकिन कहते हैं ओमनी का मतलब सर्व है, यानी सर्वव्यापी, वो हर कण में मौजूद है। ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया जिसमें पूरा क्षमता है, यानी ऑल पावरफुल है। एंड ओमनीसिएंट होता है जिनमें ज्ञान होता है। फाइन। अब आओ जो सर्वज्ञानी होता है, हर तरह का नॉलेज उसमें होता है। अब आते हैं कार्नी से वर्ड। मैंने कहा कार्नल, कार्नल का मतलब हो गया जो सेक्सुअल या बॉडीली है, जो यानी एडजेक्टिव के रूप में आएगा। अभी हम लोग ईटिंग हैबिट्स और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल आप ध्यान रखना, हम लोगों ने 5 नंबर शीट जो आपके पोर्टल में लोडेड है उसमें हमने 1 से लेकर 12 तक कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंस में शुरू करेंगे। आज हमने सेंटेंसेस खत्म किया है और 12 के बाद वो कैप करेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं लोग। हर्बीवोर नहीं, वेजिटेरियन और हर्बीवोर मैंने एनिमल लिख दिया है, खासकर इंसान के लिए यूज मत कर लो। यस, ओमनीप्रेजेंट इज एडजेक्टिव। ल्यूडिक्रस का मतलब मैंने कहा कि जब आप एकदम फूलिश की तरह बिहेव करते हैं ना, लोग देख के हंसने लगते हैं आपको, तो यानी कि आप प्लेफुल नहीं हो, आप बचकानी तरीके से हरकतें कर रहे हो, तो प्लेफुल नहीं हो, आप ल्यूडिक नहीं हो, ल्यूडिक्रस बन गए। सेमांटिक्स बुक अवेलेबल पटना बोरिंग रोड में नहीं है, करवा दो अगर हो सके तो, ठीक है। और समर, कल मेरा मॉर्निंग में 9 बजे मैं वर्ब एडवांस में एडवांस शुरू कर रही थी। पिछले सप्ताह भी शुरू किया था मैंने, और वो मैंने शुरू किया था कॉजेटिव वर्ब, खत्म भी कर दिया था। कल मैं शुरू करूंगी इन्वर्जन, करना है तो कर लेना। मैं ये पूछ रही हूँ, सुनो ना।